हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 133, जिसका सब्जेक्ट नेम है तुलनात्मक शासन और राजनीति। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने जितने भी सब्जेक्ट को कवर किया उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, तो आई होप आपको इस पीडीएफ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि केवल और केवल हम अपने सब्सक्राइबर के साथ ही शेयर करेंगे। दूसरा, आपके कंप्लीट इग्नू के स्टडी जर्नी में हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही इग्नू के एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे हम सेट 1 का कंप्लीट एनालाइज करेंगे, सेट 1 को पढ़ेंगे और सेट 1 ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसका एक सेट 2 भी है जो कि पेड है, तो पेड प्राइस इतना कम रखा गया है कि आप स्टूडेंट्स को परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जो भी स्टूडेंट इसके सेट 2 को परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो हम तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन करते हैं उसका हमें क्या फायदा है, क्या महत्व है और क्या प्रासंगिकता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो अगर हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो ये राजनीति शास्त्र का जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत हम करते क्या है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियां हैं, ठीक है, जो उनकी संस्थाएं हैं, जो उनकी प्रक्रिया है, जो उनकी संरचनाएं हैं, उनकी तुलना करते हैं। यानी एक देश का दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्था, राजनीतिक प्रक्रिया वो कैसे काम करते हैं, वहां की चुनाव प्रणाली क्या है, वहां क्या लोकतंत्र है, तानाशाह है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो किस प्रकार से होते हैं, वहां चुनाव कैसे हो रहे हैं, यहां कैसे हो रहे हैं। तो इन दो देशों का या दो से अधिक देशों का जब कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है तो इसी को हम राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और तुलनात्मक राजनीति को देखिए समझना आज के समय में अति आवश्यक हो जाता है। तुलनात्मक राजनीति का महत्व और प्रासंगिकता की बात करें तो समकालीन समय में राजनीतिक तौर पे देखें या सामाजिक तौर पे देखें तो इसको पढ़ना और इसको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम यहां अब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है कि यह हमें राजनीतिक प्रणालियों की समझ देता है। तो राजनीतिक प्रणालियों से मतलब है कि किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किस देश में तानाशाही व्यवस्था है, किस देश में मिश्रित है और कहां पे संघीय प्रणाली है। इन सब चीजों का जब हम आपस में तुलना करेंगे तब हमें वहां की राजनीतिक प्रणाली के बारे में समझ विकसित हो पाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जब हम देखते हैं तो हमारे देश में संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है, लेकिन अगर अमेरिका में देखें तो वहां पे हमें राष्ट्रपति प्रणाली देखने को मिलती है। तो इनका जब आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमें राजनीतिक प्रणालियों की समझ विकसित होगी। दूसरा, इससे हेल्प मिलता है राजनीतिक सुधार और विकास के लिए। जब हम एक देश की राजनीतिक प्रणाली का दूसरे देश की प्रणाली से तुलना करेंगे, जैसे कि वहां पे यानी अमेरिका में चुनाव किस प्रकार से होता है, भारत में कैसे होता है, वहां के राजनीतिक दलों की संरचना कैसी है, वहां चुनाव प्रक्रिया कैसी है और भारत में कैसी है, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे तभी हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या हमारे देश में कोई संगठनात्मक तौर पर कमी है, क्या हमारी प्रक्रियाओं में कोई कमी है, तो हम इसमें लोकतांत्रिक तौर पर जो है इसमें सुधार ला पाएंगे। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वैश्विक दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। आज की अगर हम बात करें तो जिस वैश्विक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं इसमें एक देश की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका अन्य देशों पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें आज अपनी नीतियों को बनाने के लिए, ठीक है, चाहे वो आंतरिक नीतियां हो या बाहरी नीतियां हो, चाहे हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध बनाना हो, तो उन सब के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना काफी जरूरी है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि आज आतंकवाद, पर्यावरण संकट और आर्थिक असमानता जैसे अनेक ऐसे इशू आ गए हैं जिनका हम अगर तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो इन समस्याओं से हम नहीं निपट पाएंगे। फिर इसका फोर्थ महत्व आता है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी कि इसका संबंध केवल राजनीतिक तौर पे नहीं है बल्कि इसका संबंध सांस्कृतिक संरचनाओं
और हमारे समाज से भी है। यानी कि हम इसमें देखते हैं कि किसी देश की जो आज की प्रणाली है, चाहे हम भारत के लोकतंत्र की बात करें या अमेरिका की अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करें, तो इस प्रणाली पे कहीं ना कहीं उस देश की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का भी प्रभाव जरूर पड़ता है। फिर बात करें तो लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए भी तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है, ताकि हम यह समझ पाए कि किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वहां की चुनावी प्रक्रिया और वहां का जो मानव अधिकार है वो किस प्रकार से अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करवाता है। फिर अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है इसके अंदर। तो समाज के विभिन्न पहलुओं में हम क्या विश्लेषण करते हैं कि समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, लैंगिक समानता बनी रहे, जातिवाद को समाप्त किया जा सके, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को कैसे निपटा जाए, कैसे दूर किया जाए, ये सभी चीज हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही सीख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक संकटों से निपटने के लिए भी तुलनात्मक अध्ययन इंपॉर्टेंट है। जब हम एक देश की सरकार की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पे किसी सरकार का किस प्रकार से पतन हुआ, वहां क्या कमियां रही और उस कमी से वहां की जो व्यवस्था थी उसने कैसे निपटारा पाया, तो इस चीज को जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा कि यदि हमारे देश में भी इस तरह की अगर कंडीशन क्रिएट होती है तो हम इन संकटों से कैसे निपटेंगे और कैसे सुधार कार्यक्रम लागू करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रासंगिकता है ग्लोबलाइजेशन और बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन विश्व की बात करें, जो कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य काफी बदलता जा रहा है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विवादों को सुलझाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दबाव समूह की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दबाव समूह की क्रियाविधि यानी एक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप जो है वो किस प्रकार से काम करता है, उसके क्या स्टेप होते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो अगर हम दबाव समूह की बात करें तो ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो सामूहिक सरकारी नीतियां होती है, जो सरकार के निर्णय होते हैं, जो कानून होते हैं, इन पे बहुत अधिक प्रभाव डालने का काम करती है। और ये सरकारी नीति, निर्णय, कानून इन पे क्यों प्रभाव डालती है या इनको क्यों जो है चेंजेस करना चाहती है, ताकि ये अपने सदस्य वर्ग के हितों की रक्षा कर सके। अभी तक शायद हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, अब मैं इसको इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूं तब समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे यहां दबाव समूह के रूप में आप किसान संगठनों को ले सकते हैं। तो किसान जो संगठन है, जो कृषक संगठन है, वो क्या काम कर रहा है, सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे तो उनको बदलने के लिए दबाव समूह ने उन पे प्रभाव डाला, सरकार को विवश किया। तो ये दबाव समूह का क्या उद्देश्य था, जो उसका अपना वर्ग समूह है यानी कृषक समूह है, उसके हितों की रक्षा की जा सके। क्लियर? तो आई होप अब इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दबाव समूह के परिचय में भी आपको यही लिख देना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह का जो इंपॉर्टेंस होता है काफी ज्यादा प्रभावी होता है। ये सार्वजनिक निकाय जिसमें कि हम देखते हैं कि कानून निर्माण या नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये अपने हितों की रक्षा कर सके, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा कर सके। अब इसके अगर हम कार्यविधि की बात करें यानी कैसे काम करता है, तो एक दबाव समूह का कार्य जो होता है वो प्रचार और जन जागरूकता के द्वारा होता है। यानी कि इसमें देखते हैं कि दबाव समूह क्या करेगा, लोगों को जागरूक करेगा। और कैसे जागरूक करेगा, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, इन सब का यूज करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे आप पर्यावरण दबाव समूह का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग के प्रति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेमिनार आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा इनकी कार्यविधि क्या होती है, ये लॉबिंग करते हैं। तो लॉबिंग का तरीका अपनाते हैं। लॉबिंग में क्या अर्थ होता है कि ये कुछ विधायकों को और राजनीतिक नेताओं को या राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में मिला लेते हैं, जिससे कि इनकी जो मांग है और अधिक प्रभावी बन जाए और इनकी आवाज और ज्यादा प्रबल हो पाए। इसमें तीसरा पॉइंट आता है सार्वजनिक प्रदर्शन और आंदोलन, जिसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। आप समझ इसके कई एग्जाम्पल आसपास जरूर देखते होंगे, चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें जो कि लगातार आंदोलन करते रहते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको सार्वजनिक प्रदर्शन किसी ना किसी मांग को होते हुए आए दिन न्यूज में आप देखते ही होंगे। तो इसमें जन आंदोलन और हड़तालों वगैरह का इसमें सहारा लिया जाता है। फिर आता है उनका एक और रास्ता होता है न्यायिक मार्ग। तो न्यायिक मार्ग में अगर इनकी
किसी मांग को नहीं सुनी जा रही, सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो डायरेक्ट ये क्या करते हैं, अदालतों में याचिका दायर कर देते हैं, जिसमें कानूनी रूप से फिर वैध तरीके से सुनवाई होती है और उनके पास ये एक वैध विकल्प होता है। इसके अलावा ये संसदीय सदस्य और राजनीतिक दलों के साथ संपर्क साधते हैं, यानी अगर कोई जो एक पक्ष है या एक दल है जो सत्ता में है और सत्ता दल इनकी बात को नहीं सुन रहा, तो ये जो विपक्षी नेता होते हैं उनके नेताओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने आंदोलनों में जगह देते हैं और उनके साथ मिलकर सरकार की नीतियों पे दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नकारात्मक प्रचार भी करते हैं जो कि मीडिया के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके वित्तीय संसाधनों का बात करें, क्योंकि आंदोलन करने तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको फंडिंग मिल रही होगी, पैसा तो चाहिए ही चाहिए आंदोलन करने के लिए, तो इन आंदोलनों के लिए जो उनको फंड वो पैसा आता है वो इनको दान के द्वारा मिलता है, या फिर ये सदस्य शुल्क लगा देते हैं, मेंबरशिप फीस लगा देते हैं, या फिर ये भी जो भी गेट टुगेदर करते हैं या कहीं से अनुदान लेते हैं, फंडिंग इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इन आंदोलनों को चलाते हैं। और दबाव समूह के अगर प्रभाव की बात करें तो प्रभाव साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाहे वो श्रमिक संघ हो, किसान संघ हो, मानव संगठन हो या पर्यावरण समूह हो, ये सभी दबाव समूह के अंदर आएंगे और ये राष्ट्रहित के लिए या फिर अपने वर्ग के हित के लिए सरकार की नीति, उनके नियम, उनके कानूनों पे लगातार प्रभाव डालते रहते हैं, उनको प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकारों के बीच अंतर की चर्चा कीजिए। तो संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच क्या अंतर होता है ये बताना है। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली ये दोनों ही लोकतंत्र के प्रकार हैं, ठीक है, ये दोनों ही लोकतंत्र के अंदर आते हैं और दोनों जो प्रणालियां हैं वो सरकार के गठन और संचालन के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाती है। तो ये विभिन्न तरीके कौन से हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, इसी को बताना है। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है इसमें संविधान और सत्ता के विभाजन के आधार पे। तो संविधान और सत्ता के आधार पे अगर हम संसदीय प्रणाली को देखें तो जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या होगा, कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा संबंध देखने को मिलता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, इनके बीच में रिलेशनशिप होगा। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं भारत, ब्रिटेन और कनाडा में आपको संसदीय प्रणाली देखने को मिलेगी और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वो देखने को मिलती है ब्रिटेन से। तो इसकी ब्रिटेन से शुरुआत हुई जो कि भारत, ब्रिटेन और कनाडा इन सब देशों में पाई जाती है। और इस प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकार होती है उसका जो सरकार जो है उसकी प्रमुख संस्था कौन होती है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है, वो जाता है विधायिका से चुनाव जीतकर, ठीक है, विधायिका से चुनाव जीतकर वो प्रधानमंत्री बनता है और अपनी मंत्रिपरिषद की गठन करता है और उसमें अपना फिर जवाबदेही होता है वो अपने विधायिका के सदस्यों के प्रति, ठीक है। लेकिन अगर हम संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति प्रणाली का सबसे अच्छा एग्जांपल है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पे हमें राष्ट्रपति प्रणाली देखने को मिलती है। यहां पे अगर हम कार्यपालिका और विधायिका की बात करें तो ये दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, इनके बीच में कोई आपसी संबंध नहीं होता और राष्ट्रपति जो है वो भी कार्यालय के जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख होते हैं, लेकिन उनका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट इनको जनता चुनती है। जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, यानी हम अपने देश में वोट डालते हैं, अपने अपने एरिया के प्रतिनिधि चुनते हैं जो जाकर आगे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है कि डायरेक्ट इन्हें जनता वोट करती है और इनका एक निश्चित कार्यक्रम होता है, कितने समय तक इनकी सरकार रहेगी ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। फिर दूसरा इनका तुलना का आधार हो सकता है सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो इसमें हम अगर संसदीय प्रणाली में देखें तो संसदीय प्रणाली में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है सरकार के शक्ति का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। और आमतौर पे हमें संसद में देखते हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो जो है सरकार को समर्थन प्रदान करते हैं और उसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है उनके समर्थन से मंत्रिमंडल के पास उनके पास निर्णय लेने की शक्तियां होती है और नीति बनाने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति प्रणाली में देखते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका जो है दोनों ही स्वतंत्र होते हैं और इसमें सत्ता का विभाजन अधिक स्पष्ट तरीके से हो जाता है। और राष्ट्रपति जो होता है इसमें राष्ट्रपति प्रणाली में अपने निर्णय लेने के लिए विधायिका की अनुमति की उसको आवश्यकता नहीं होती। यहां पे इसलिए केंद्रीकृत शक्ति होती है, क्योंकि सारा कुछ राष्ट्रपति अपने अनुसार ही जो है नियम कानून बनाएगा या निर्णय लेगा, उसको अपने
जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उससे सलाह तो ले सकता है, लेकिन उसको कोई खासा डर नहीं है कि अगर उसके मंत्रिपरिषद ने उसका सहयोग नहीं किया तो उसकी सरकार गिर जाएगी। फिर इसी में आ जाता है सरकार के गठन के आधार पर अंतर। जो संसदीय प्रणाली है उसमें सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, इसमें चुनाव के बाद कोई एक पार्टी या जो गठबंधन की पार्टी है आपस में मिलकर सरकार बनाती है। और इसमें सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अगर सदस्य जो हैं, सरकार के जो सदस्य हैं या जो प्रतिनिधि हैं लोगों के, उन्होंने अगर समर्थन वापस ले लिया तो इसमें सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति प्रणाली में देखें तो यहां पे क्योंकि राष्ट्रपति जो है स्वयं जीत कर आया है, डायरेक्ट रूप से स्वतंत्र रूप से चुना गया है, इसलिए उसे लोगों का डर नहीं होता या उसके मंत्रिपरिषद का डर नहीं होता कि अगर वो अपना पक्ष पीछे खींच लेंगे यानी अपना मत हमें नहीं देंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। राष्ट्रपति को हटाने का केवल और केवल वहां पे एक ही तरीका है और वो होता है महाभियोग तरीका। ठीक है, तो महाभियोग से भी अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो ये काफी चैलेंजिंग और मुश्किल भरा होता है। इसके अलावा बात करें नियंत्रण और जवाबदेही की, तो जो संसदीय प्रणाली में है इसमें सरकार जो है विधायिका के प्रति जवाब देना होता है, उसे अपने मंत्रियों को जवाब देना होता है। और संसद के सामने हमारे देश में देखते होंगे कि यहां पे संसद में जो है सत्र चलते हैं। ठीक है, अभी जो है विंटर सेशन चल रहा था आपका सर, ठीक है, सर्दी वाला सेशन चल रहा था, फिर इसके बाद मॉनसून सेशन आता है। तो इन सेशन में सरकार को अपने फैसले, अपने कामों का हिसाब किताब देना पड़ता है। ठीक है, और अगर उनके पार्टी के सदस्य जो है इनके कामों से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो इससे सरकार भी गिर सकती है। इसलिए एक प्रधानमंत्री को या सरकार को अपने मंत्रिपरिषद को हमेशा जो है अपने मत में रखना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में हमें यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। राष्ट्रपति को क्योंकि हटाना बहुत मुश्किल है, उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि मुश्किल है काफी ज्यादा। और राष्ट्रपति की अगर हम उसकी बात करें जवाबदेही की, तो वो भी जो है विधायिका से स्वतंत्र है, इसीलिए उसे विधायिका को अपने हर कार्य का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्थिरता और लचीलापन देखें तो संसदीय प्रणाली में हमें लचीलापन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसी सरकार से जो है सरकार जो अगर मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में जो हमारी सरकार बनी है तो ये एक गठबंधन सरकार है, अगर इसके समर्थक पार्टियों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो ये सरकार जो है गिर जाएगी। तो सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा कि पुनः सरकार में जो है पुनः देखते हैं कि चुनाव होगा और पुनः चुनाव के बाद फिर से सरकार बनेगी। तो ये दर्शाता है लचीलेपन को। तो संसदीय प्रणाली में लचीलापन होता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में देखें तो यहां पर जब तक महाभियोग प्रक्रिया नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति को हटाया ही नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहां पे देखते हैं कि स्थिरता बहुत अधिक होती है। ठीक है, और सरकार लंबे समय तक चलती है। फिर राजनीतिक दलों का प्रभाव, संसदीय प्रणाली में देखिए राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है। इसमें जो गठबंधन सरकार बनती है, कई दल मिलकर आपस में सरकार बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इसमें जो दल होते हैं उनके कम इंपॉर्टेंस होती है और दलों की जगह राष्ट्रपति जो एक व्यक्तिगत तौर पे चुन के आया होता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आपको बताया था ये पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछता है आपसे नारीवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। तो नारीवाद वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो इसको हम स्किप करेंगे। थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। तो नारीवाद देखिए क्या है, एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पे कह सकते हैं या सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं, जो कि लगातार महिलाओं के अधिकारों की और उनकी समानता के बारे में बात करता है, पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करता है, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक न्याय और समानता की मांग करता है। और इसकी शुरुआत देखें नारीवादी की तो 19वीं सदी में आसपास हुआ, जिसमें महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और मतदान की अधिकार की मांग उठाई गई थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यही सब आपको इसमें लिखना होगा। फिर आता है आपका उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद देखें तो इसको हम नए व्यवहारवाद या नव व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत हमें 20वीं सदी के मध्य में देखने को मिला और ये राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उभरा। व्यवहारवाद की ये आलोचना करता है कौन? उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की आलोचना करता है, क्योंकि जो व्यवहारवाद था वो सिर्फ वैज्ञानिक और अवलोकन डेटा पर आधारित था। ठीक है, व्यवहारवाद में जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ से बाहर निकलकर शुद्ध तथ्यों और संख्याओं पर आधारित किया जाता है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि हमें केवल यही दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इसके अलावा समाज की जो वास्तविक स्थितियां हैं उसके आधार पे, उस दृष्टिकोण के आधार पे भी इसमें हमें
हमें अवलोकन करने की आवश्यकता है। हमें केवल डेटा पे निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि समाज के बेहतरी और विकास के लिए काम करना चाहिए, और यह तभी होगा जब हम समाज के वास्तविक स्थिति को समझेंगे। तो यह काफी इजी क्वेश्चन था। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो राज्य का उदारवादी और मार्क्सवादी जो विचार है यह चर्चा करता है, यह बात करता है कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य का कार्य क्या है, राज्य की भूमिका क्या है और राज्य की संरचना क्या है। तो इन सारे दृष्टिकोण पे इनका अलग अलग मत था, किसका, मार्क्सवाद और उदारवाद का। तो इसी मत को हमें यहाँ स्टडी करना है, जिसमें अगर हम पहला मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो राज्य को एक सत्ता का उपकरण मानता है। राज्य क्या है मार्क्सवाद के लिए, कि सत्ता का एक उपकरण है। और मार्क्सवाद कहता है कि जो राज्य है या जो समाज है वो वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यहां पे ये कहता है कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति वर्ग है उसके हितों की रक्षा करने वाला एक यंत्र है, और ये हमेशा क्या काम करता है, पूंजीपति और जो शासक वर्ग है उसके पक्ष में काम करता है, और बाकी जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक और कर्मचारी वर्ग है, लगातार उसका शोषण करता है। और समाज में संपत्तियों का जो वितरण है वो असमान तरीके से करने का काम कौन करता है, राज्य करता है, जिसकी वजह से समाज में या राज्य में हमेशा एक हमें संघर्ष देखने को मिलता है जो कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में होता रहता है। आगे यहां मार्क्सवाद कहता है कि एक वर्ग ऐसा आएगा जब धीरे धीरे जो श्रमिक वर्ग है वो सत्ता पालेगा, ठीक है, अपनी सत्ता बना लेगा, और जब वो सत्ता में आ जाएगा तब उसके बाद होगा क्या कि समाज धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा और राज्य में कोई भी वर्ग नहीं होगा, वर्गहीन समाज होगा और न्याय की स्थापना हो जाएगी, और इस व्यवस्था को वो साम्यवादी समाज का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसी के अगर अगेंस्ट में हम उदारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो उदारवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक थे तो उनमें आता है जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू। तो ये उदारवादी समर्थक थे, और इन्होंने कहा कि जो राज्य है उसका उदय किस प्रकार से हुआ है, वो एक सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। तो लोगों ने क्या किया, एक समाज में लोगों ने क्या किया कि अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा अपनी इच्छा से राज्य को सौंप दिया। और क्यों सौंपा, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। और इस प्रकार से उदारवादी कहते हैं कि राज्य का गठन होता है। और उदारवादी जो है वो राज्य के बारे में बताते हैं कि राज्य का दायित्व है कि वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, संपत्ति और उसकी सुरक्षा की गारंटी ले, और ये सारी चीजें राज्य का दायित्व है। राज्य जो है, राज्य में एक राज्य जो है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सत्ता चलाता है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, उनके संपत्ति का अधिकार उनको देता है, समाज में, राज्य में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये काम करता है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। उसी के आधार पे यहाँ पे ये डिफरेंसेस दिए गए हैं जिसे आप पढ़ लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। फिर आता है आपका आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक राजनीतिक की व्यवस्था की बात करें या पूर्ण की बात करें, कभी भी हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये दल ना केवल सत्ता के विभाजन का काम करते हैं बल्कि सरकार के कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं, उनको चुनौतियां देते हैं। एक अगर सरकार जो है सत्ता पक्ष में बैठी हुई है तो अन्य दल जो है उसके अगर कोई कार्य सही नहीं हो रहे तो उसकी आलोचना करेगी, जनता की आवाज उठाएगी। तो ये सारे कार्य हमें इसमें देखने को मिलता है, जिससे आप पॉइंट बाय पॉइंट इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है, इसलिए इसे हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका वीडियो भी जल्द आपके लिए रिलीज कर देंगे। बाकी क्वेश्चंस को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।